जनादेश 2024 का इंतजार है और उससे पहले हर कोई इसे समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर 4 जून को क्या होने वाला है। हम ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने मौजूद हैं और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उनसे बेहतर ये कौन बता सकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष ने जिस प्रकार से इस चुनाव में मेहनत की है, जाहिर तौर पे ग्राउंड का जो फीडबैक है वो रिपोर्ट इनके पास बहुत बेहतर हो सकता है। नड्डा जी, इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल मैं यही पूछूं कि हर कोई इस बात को लेकर बहुत आकलन कर रहा है। बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट कुछ कहते हैं कि एनडीए जीत रही है, कुछ कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। आप लोगों का जो अपना फीडबैक है, 4 जून को क्या होने वाला है? देखिए, सारे देश में मुझे जाने का मौका मिला। सारे देश में सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एक बहुत बड़ा आकर्षण और उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाने का मंतव्य और एक तरीके से संकल्प ये भारत की जनता ले चुकी है। और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि जो हमारे वैचारिक पृष्ठभूमि पर भी विरोधी रहे हैं, वह भी देश सुरक्षित मोदी जी के हाथों में मानते हैं और देश को विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। इसलिए मुझे बड़े स्पष्ट रूप में ये दिख रहा है कि इस चुनाव में लोग मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को तिबारा तीसरी बार पूरा अपना भरपूर आशीर्वाद देंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर से मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव जीत रही है। सर, डेमोक्रेटिक सेटअप में वर्ल्ड वाइड एक बहुत एक्सेप्टेड सी व्यवस्था है एग्जिट पोल। कई बार उसमें कुछ गलत भी हो, सही भी हो, अलग चीज़ है, लेकिन पूरी दुनिया में इसको अपनाया जाता है। इंडी गठबंधन बार बार जो जीत के दावे कर रहा था, पूरे चुनाव में कर रहा है, अभी भी एग्जिट पोल को लेके उनका बायकॉट है। कैसे देखते हैं इसे? देखिए देवेंद्र जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने शुरू से कहा कि ये इनके जो दावे थे और जो इन्होंने दावा किया, ये सब झूठे थे और अब इनको समय आ गया है जब सच्चाई सामने आएगी। तो जब सच्चाई सामने आएगी तो उस समय ये क्या बहाना लगाएंगे, ये इनकी चिंता है। और इसलिए ये उन लोगों में से हैं जो अंग्रेजी में कहा जाता है बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स, और हिंदी में कहा जाता है नाच ना आवे आंगन टेढ़। तो जिसे नाचना नहीं आता हो वो आंगन को टेढ़ा बताएगा, जिसको कोई अच्छा कारीगर ना हो तो वो अपने औजारों को दोष ठहराएगा। अब ये लोग, इनको हार सामने दिख रही है, ये कुंठा में हैं, बौखला गए हैं, हताशा में हैं। अब क्या जवाब देंगे? इतने दिन तो इन्होंने झूठ के पुलिंदे को आगे बढ़ाया। तो कभी ये ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, कभी ये ईवीएम के दृष्टि को लेकर के कि क्या क्या इसमें दिक्कत है। ये सुप्रीम कोर्ट जितनी बार ईवीएम या चुनाव आयोग के खिलाफ जितनी बार ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, कोई राजनीतिक दल नहीं गया है और हर बार सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी है। इन्होंने ईवीएम के बारे में जितने सवालात खड़े किए, वीवीपैट के बारे में जितने सवालात किए, जिस तरीके से शंका पैदा करने की कोशिश भारत के मानसिकता में करने का प्रयास किया, सब पर इनको कड़ा निर्देश भी मिला और झटका भी मिला। इन्हें बहुत झटका भी लगा और कई बार तो सुप्रीम कोर्ट जुर्माना लगाने तक की पर भी आतुर हुई या लगाने की सोची। तो ये उन लोगों में से हैं जो बौखला गए हैं, कुंठा में हैं और कभी ईवीएम को दोष देते हैं, कभी आप लोगों को भी दोष दे देते हैं, मीडिया वाले भी दोष में आते हैं। अब इन्होंने नया तरीका ढूंढा। अब परसों शर्म आएगी, कल शाम के बाद इनको शर्म आएगी कि कोई भी इनके पक्ष में आंकड़े नहीं आ रहे हैं। तो क्या तरीका है? वो बॉयकॉट करो। तो ये बॉयकॉट करने के लिए तैयार हैं और विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो अब इस तरह की बात भी कर रहे हैं कि वो हार जाएंगे तो देश में हिंसा हो जाएगी। अब ये क्या है तरीका? ये बताता है कि आप इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि आपके पास जाहिर तौर पर कोई भी उत्तर नहीं है। और इन लोगों का तरीका ये होता है कि ये इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करते हैं। आज हमारा चुनाव आयोग इतना बड़ा त्योहार, ये दुनिया में इस तरीके का त्योहार नहीं मनता है, इस तरीके की एक्सरसाइज नहीं होती है। और चुनाव आयोग को इसके लिए साधुवाद देना चाहिए, बधाई देनी चाहिए। चुनाव आयोग बहुत सी बात निर्णय हमारे खिलाफ भी करता है, लेकिन हमने कभी इंस्टीट्यूशन को चैलेंज नहीं किया। वो
इंस्टीट्यूशन है और उन्होंने एक अच्छे तरीके से चीजों को खड़ा किया है। हाँ, आपकी जब सरकारें रही हैं तो आपने सुप्रीम कोर्ट को कैसे हैंडल किया है ये भी हम जानते हैं, आपने इलेक्शन कमीशन को कैसे हैंडल किया है वो भी हम जानते हैं। लेकिन अब ये आपकी ये हताशा है और जनता इसका संज्ञान लेगी और जनता इसका जवाब देगी, और जनता का जवाब बड़ा स्पष्ट है कि वह एक तरफा भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है और उसका आपको जवाब भी मिलेगा और इनका फ्रस्ट्रेशन जो है वो तो रहने वाला ही है। चुनाव हमने देखा कि राहुल गांधी बार बार मन से ये बता रहे थे कि आप लोगों की कितनी सीटें आ रही हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बनने जा रहे हैं, लिख के वो देने को तैयार हैं, और बहुत सारी चीज़ें बाकी दूसरे नेता भी इस बात को लेकर कहते रहे। पूरे चुनाव के दरमियान ये रहा है कि आप लोगों के अंदर कैसी बौखलाहट है, जो स्पीचेज आप लोगों के होते हैं उसको लेकर वो लोग बताते हैं कि ये बौखलाहट का सबूत है। ग्राउंड पे हर बूथ से आप लोगों को जो फीडबैक मिल रहा है, क्या आप लोगों के भीतर भी कोई एक चिंता है कि पता नहीं 4 जून को क्या होने वाला? नहीं, हमें कोई चिंता नहीं है। हम जानते हैं कि मोदी जी को भारत की जनता आशीर्वाद देने के लिए आतुर है और भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री हासिल होगी, एनडीए को विजयश्री हासिल होगी। अब यहाँ से मैं ये सवाल पूछूं क्योंकि पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस तरह के मैंडेट के लिए जैसा कि आप कह रहे हैं अगर ऐसा आता है तो संगठनिक ढांचे पे आपने क्या क्या ऐसा खास किया जो कि 2019 से आगे बढ़ता हुआ नजर आ? देखिए, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस कंटिन्यूअस प्रोसेस को मैंने किया ऐसा नहीं है, मेरे पहले अमित शाह जी ने भी किया, उससे पहले राजनाथ जी ने किया, सब ने मिलकर के इसको आगे बढ़ाया है। देवेंद्र जी, फर्क क्या है कि हम हर जगह हर समय क्षण क्षण बढ़ते चले गए हैं, इसलिए हमारा परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में इंटैक्ट रहेगा, राजस्थान में इंटैक्ट रहेगा, महाराष्ट्र में इंटैक्ट रहेगा, उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें बढ़ेंगी। उसी तरीके से हम हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब सब जगह हम मेंटेन करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। जो जगहें हमारे पास नहीं थी वहाँ संगठन ने बहुत तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया है। वो है वेस्ट बंगाल, वो है उड़ीसा, वो है तेलंगाना, वो है आंध्र प्रदेश, वो है तमिलनाडु। इन जगहों पर हमारा सीट शेयर बढ़ेगा और अच्छे से बढ़ेगा। और यही आप बोलिएगा कि आपने क्या किया, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको आगे बढ़ाया, नतीजे उसी तरीके से आगे आते गए। अमित शाह जी के नेतृत्व में बंगाल में 18 सीटें आई थी, इस बार हम 32 के आसपास जाएंगे, 30 प्लस जाएंगे। यहीं से बंगाल से ही शुरुआत करते हैं फिर इसको समझने के लिए। जैसे आम लोगों के मन में भी ये उत्सुकता होगी कि आप लोगों का जो मेहनत करने का तरीका है, जो संगठन का तरीका है, बूथ लेवल की बात होती है, शक्ति केंद्र, पन्ना प्रमुख, ये सारी चीज़ें सबसे पहले बंगाल के संदर्भ में करें, क्योंकि ममता बनर्जी ये दावा कर रही हैं कि वहाँ पे तो बीजेपी पूरी तरह से उखड़ जाएगी। आप लोगों ने ऐसा क्या खास किया है कि आपको? नहीं, हमारे लोग हैं, हमारी जनता है। आप देखिए, आपके ध्यान में आएगा कि धीरे धीरे पार्टी की ताकत बढ़ी है। आपने पोस्ट पोल वायलेंस कितने हद तक किया था, ऐसे में तो पार्टी समाप्त हो जाती है। हमारी पार्टी फिर से खड़ी हो गई और फिर से चैलेंज है आपको, और आप तकलीफ में हैं, आप अनाप शनाप तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं, आपका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। आपका फ्रस्ट्रेशन हमको ये संतोष दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सही दिशा में जा रही है, और हम ग्रास रूट लेवल की इंफॉर्मेशन भी यही है। हमारी कार्यकर्ता की स्ट्रेंथ डबल हुई है, हमारा बूथ का मैनेजमेंट ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है। हम पहले पिट जाया करते थे, आज हम ताकत के साथ बूथ पर खड़े हैं। जनता भी देख रही है कि ये कौन सा तमाशा जंगल राज चल रहा है। बंगाल में कितनी सीटें देख रहे हैं सर आप लोग? हम 30 प्लस देख रहे हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में ये चल रहा था कि हाँ बीजेडी के साथ गठबंधन हो सकता है, बहुत दिन तक ये चर्चाएं चली। अब जो स्थिति है, क्या वजह थी कि बीजेडी के साथ गठबंधन नहीं हुआ और अभी का फीडबैक क्या है? नहीं, वजहें तो बहुत होती हैं और वजहें बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती देवेंद्र जी, क्योंकि वो एक स्ट्रेटजी का विषय होता है। हम लोगों ने तय किया अब हम इंडिपेंडेंट चलेंगे, और हम आपस में हमारा केंद्र में भी बिल्स पर नीतिगत रूप में उनका समर्थन हमको मिलता रहा है। लेकिन हम गठबंधन में पहले भी नहीं थे और हम अभी भी गठबंधन में नहीं हैं। हम अलग लड़ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि 21 में से हम 18 प्लस सीटों पर आगे जा रहे हैं। असम और नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें सर, तो मणिपुर को लेकर बहुत सारे सवाल खड़ा करने की कोशिश की गई थी। ओवरऑल असम और नॉर्थ ईस्ट की पिक्चर सीटों के हिसाब से कैसी है? निश्चित रूप से हम असम में बहुत अच्छा करेंगे और उसी तरीके से हम मणिपुर की दोनों सीटें रिटेन करेंगे। बिहार की सर बात करें तो बिहार में हमारी सीट अलायंस में है और एक हमारे पास है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी, ये लोग बहुत माहौल बना रहे हैं और बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। खाने को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई।
राजनीतिक खाने की बात करें तो क्या आपको लगता है कि बिहार एलाइज के तौर पे एक कंसर्न आप लोगों के हो सकता है, क्योंकि बीजेपी अपनी सीटों पे मजबूत नजर आ भी रही हो, जेडीयू की कुछ सीटें वनरेबल हो सकती? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब लड़ती है तो हम ये अलायंस में ये नहीं मानते कि ये सीट जेडीयू की है। हर सीट बीजेपी लड़ रही है और बीजेपी की जमीनी ताकत पूरी है और जेडीयू का भी पूरा वोट बैंक इंटैक्ट है। तो वो दोनों मिलाकर के हम बिहार में कोई हमको लूज करने की जरूरत नहीं है, हम सारी सीटें वहां जीत करके आएंगे। पिछली बार 40 में 39 थे, इस बार तो कुछ वैसे ही टैली रहेगा, 40 में 40 ना हो जाए। घटता हुआ नजर नहीं आ रहा? नहीं आ बिहार रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। बिहार को लेकर मैं ज्यादा इस लिहाज से पूछ रहा हूँ कि बिहार से तो आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहे हैं। मैं देखिए, ये हुआ क्या है कि लालू के, तेजस्वी के वोट नपे हुए हैं, उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें घाटा हो रहा है, क्योंकि वो कास्ट लाइंस पर जो उन्होंने अलायंस करके अपने आप को स्ट्रेंथन किया था, उनके कास्ट में भी इरोजन है। आखिर इनका साथ कब तक देंगे? पिछले चुनाव में बिहार में विधानसभा में दिया, अब थक रहे हैं लोग कि साथ भी देते हैं और कोई फायदा नहीं होता है। तो उनको ध्यान में आ रहा है कि जो दूसरी ऑल्टरनेटिव पार्टीज हैं, दे आर परफॉर्मिंग बेटर एंड दे हैव डिलीवर्ड टू अस। वहां बिहार में परिवर्तन आया है तो तब आया जब नीतीश और एनडीए का गठबंधन हुआ है, बीजेपी का गठबंधन हुआ है, तो वो चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े। तो इसलिए उनकी स्ट्रेंथ हर तरीके से घट रही है और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही है। सर, 2024 या 2014 2019 की बात करें, यूपी ने आपको जी भर के दिया है। 2024 में जाहिर तौर पे बीजेपी की बहुत ज़्यादा उम्मीदें रही होंगी, गठबंधन आप लोगों ने किया, इस बार बुके अपना बड़ा बनाया है। यूपी का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? क्योंकि वहाँ पर तो अपोजिशन से एक चर्चा आई थी कि हाँ, वोट जिहाद कर देना है। ऐसा है, इच्छा तो होती है कि वोट जिहाद कर दो और वो करते भी हैं, यही काम है उनका। इलेक्शन को कम्युनल बनाना और इलेक्शन को एक इस तरीके से ले जाना जिसमें डिवाइड हो और उनके पास एक वोट बैंक की राजनीति हो, ये उनका उद्देश्य रहता है। तो इस तरीके से वो बात करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 2019 से यूपी में हम बेटर परफॉर्म करेंगे। 2014 का जो आंकड़ा था उसके आसपास, उसके आसपास रहेगा। लेकिन जो भीड़ दिख रही है उनकी रैलियों में भी दिख रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव अगर जा रहे हैं तो वो भीड़ दिख रहे हैं, वो दिखा भी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो एक उत्तर प्रदेश में एक कंसर्न हो सकता है? कोई कंसर्न नहीं है, यही भीड़ हमको पिछले इलेक्शन में भी दिखी थी। ये हमको मालूम है कैसे मैनेज करते हैं। इनके भीड़ में मंच के पास भीड़ होती है, पीछे क्या होता है और ये कौन लोग हैं? और यही लोग ये दिन में 5 रैलियां क्यों नहीं करते हैं? ये 1 या 2 रैली में क्यों टिक जाते हैं? क्योंकि जनता लाई हुई होती है, हमें मालूम है सब, हम जानते हैं इनके आंकड़े। वही लोग इधर होते हैं, वही लोग उधर होते हैं और वही लोग मंच के पास होते हैं और ऐसा वातावरण बनाते हैं जैसे भीड़ इतनी उमड़ी हुई है कि जैसे भीड़ मंच टूट जाए। तो ये सब क्या है? ये बताता है, हमें मालूम है, वही लोग हैं, वही गिने चुने लोग होते हैं और वही कास्ट ओरिएंटेड कॉम्बिनेशन सामने आता है। आप ये बता रहे हैं कि कम रैलियां वो लोग प्रतिदिन इस लिहाज से करते हैं ताकि एक जगह की भीड़ फिर दूसरी जगह वही होता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार एक तो अपने जो उनके कानूनी मामले चल रहे हैं उसको चुनाव से जोड़ रहे हैं, आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, फिर ये जनता को ये कह रहे हैं कि 4 जून को अगर बीजेपी की हार हुई तो वो बाहर रहेंगे। दिल्ली कैसे देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी अब समाप्ति की ओर है। उनको अब उनका जो सपोर्ट बेस है उसमें बहुत बड़ा इरोजन है, वो लोग उनको छोड़ करके जा रहे हैं। इसकी फ्रस्ट्रेशन है, इसकी बौखलाहट भी है और अरविंद केजरीवाल एज ए लीडर और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी आज एक्सपोज्ड है। आज वो उनकी क्रेडिबिलिटी लेवल माइनस में है। लोगों को पता चल गया है कि न तो ये ईमानदार हैं, न ये समाज प्रेमी हैं, न ही ये महिला को सम्मान करने वाले हैं और न ही अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति भी सम्मान रखते हैं। ये सब चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं और इसलिए एक तरीके से षड्यंत्रकारी कहिए, फरेब कहिए, झांसा देने वाला कहिए, ये पार्टी की रीति नीति संस्कृति है और ये जनता जान चुकी है और बार बार काट की हांडी चढ़ाई नहीं जाती। तो वो उनका नकाब उतर चुका है, वो पर्दाफाश हो चुके हैं और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। अब वो कहेंगे महिला सम्मान की बात कौन मानेगा? अब वो बोलेंगे कि मैं राजनीतिक दृष्टि से एकदम स्वच्छ हूं, कौन मानेगा? अगर वो कहेंगे कि मैं ये काम नहीं करता तो मान लो कि वही काम करने जा रहे हैं
ये उनकी क्रेडिबिलिटी है। तो ऐसे लोग दिल्ली की जनता, प्रबुद्ध जनता जानती है। कुछ लोगों को वो लुभा करके कुछ समय उन्होंने चलाने का प्रयास किया, धीरे धीरे वो भी जान जाएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ थी, क्या उसको लेके कोई गंभीर चुनौती आप लोगों को नजर आया ग्राउंड पे? बिल्कुल नहीं। कुल मिलाकर के इनकी सारी कोशिश के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 50+ है, 50% प्लस है। और ये मैथमेटिक्स करते रहते हैं। मैं कई बार बोला हूं कि पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स केमिस्ट्री है। वो केमिस्ट्री मोदी जी के साथ बैठती है लोगों की। दिल्ली में सर उन्होंने गठबंधन किया, पंजाब में नहीं किया। पंजाब में चारों दल, बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी लड़ रही है। वहां की राजनीतिक स्थिति कैसे देखते? मैं यही कहता हूं ना, दिल्ली में दोस्ती, वहां नूरा कुश्ती। कल मैंने पंजाब में यही कहा। ये सब लोग ढकोसले में जी रहे हैं, कोई प्रिंसिपल स्टैंड ही नहीं है इनका, कोई उद्देश्य ही नहीं है। जो सुविधाजनक, अब कांग्रेस पार्टी को क्या कुछ मिल जाए मरते पिटते, इनका अध्यक्ष इनको छोड़ देता है। क्या बता रहा है कांग्रेस पार्टी का? आइडियोलॉजिकल बैंकरप्ट पार्टी है, ये मति भ्रष्ट पार्टी है, इनकी मति जा चुकी है। और मैं तो चाहूंगा ऐसी रहे, ये देश के लिए आवश्यक है। और ये लोग इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज। और अरविंद केजरीवाल सारी जिंदगी बोलता था मैं कभी कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, आजकल गलबाइयां गले मिलकर के चल रहे हैं। वो सोनिया गांधी को अरेस्ट करने की बात करता था। तो ये अब इन पर क्या टिप्पणी की जाए? ये इतने बेशर्म है कि इनको यही शर्म नहीं आती है कि जनता सब जानती है। हरियाणा और राजस्थान की सर बात करें तो पिछली बार बीजेपी सारी सीटें वहां झटकी थी, दोनों ही राज्यों में। इस बार बताया जा रहा है कि राजस्थान में 4 से 5 सीटों का नुकसान आप लोगों को हो सकता है। हरियाणा में भी 2-3 सीटें टफ बताई जा रही हैं। आप लोगों का आकलन क्या? पिछली बार भी ऐसे ही कहा गया था। पिछली बार भी कहा गया था हरियाणा टफ है। और पिछली बार भी आसाम के बारे में इसी तरीके के प्रश्न किए गए थे, हम स्वीप किए थे। हम इस बार भी करेंगे। राजस्थान में भी आपने मतलब आप इंडिविजुअली नहीं, सभी लोगों ने कहा था कि हम बचते बचते आई तो आई, नहीं तो गई। तो हम वहाँ राजस्थान में भी सरकार में आए। और हम पहले भी आप सब लोगों ने कहा था कि वो रिपीट नहीं होगा। 25 की 25 आई, इस बार भी आएगी। गुजरात को लेके तो बहुत सवाल पूछने का मतलब ही नहीं बनता। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक सीट छिंदवाड़ा को लेकर बहुत ज्यादा आप लोगों की कोशिश होते रही है। इस बार मध्य प्रदेश की स्थिति कैसे? ले लेंगे छिंदवाड़ा, वहां बीजेपी का कब्जा होगा, कमल खिलेगा। और इधर से जीती हुई में से कोई छोड़ेंगे भी? ना कोई छोड़ने वाले नहीं। मध्य प्रदेश में सारी सीटें? बिल्कुल सारी सीटें आएंगी। छत्तीसगढ़ की कैसी स्थिति सर? छत्तीसगढ़ में 11 की 11 आएंगी। साउथ इंडिया की अगर बात करें तो सबसे बड़ा राज्य उसमें, जैसे कर्नाटक की अगर बात करें तो उसमें इस बार ये बताया जा रहा है कि क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार आई और उसने जो गारंटीज के वायदे किए थे, कुछ गारंटीज को जमीन पे दिया है। क्या उसको लेके कोई थ्रेट महसूस हो रहा है? नहीं, कोई थ्रेट नहीं है, बल्कि उन्होंने गारंटीज कुछ दिया, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने जो कहा था वो नहीं किया है। और वहां की जनता को वो रजिस्टर हुआ है कि इन्होंने हमारे साथ धोखा दिया है। और दूसरी बात, ये वोट सब लोग ध्यान में रख रहे हैं कि यह वोट मोदी जी का है, ये वोट मोदी जी के लिए है। इसका स्टेट का लेना देना कुछ नहीं है। और इसीलिए वह भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन कर रहे हैं। हिमाचल आप भी प्रदेश गए थे जब बंगलौर, तो आपके ध्यान में आया होगा कि इस बार हम नहीं देंगे, लेकिन मोदी, दिल्ली में मोदी, तो वही है। आपके अपने स्टेट हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर अगर पूछें तो वहाँ क्या स्थिति? 4 में 4 और छत्तीसगढ़ में उत्तराखंड उत्तराखंड में 5 में 5। चारों सीटें हम यहाँ जीत रहे हैं, उत्तराखंड में भी हम जीत रहे हैं। आंध्र प्रदेश में सर आप लोगों ने इस बार नया गठबंधन बनाया, क्या ग्राउंड पर उसका कोई फायदा नजर आ रहा है? बहुत। कुल मिलाकर के हम जो 6 सीटें लड़े हैं उसमें से हम 4+5 सीटें हम जीतेंगे और स्वीप करेगी अलायंस। और सरकार हमारी बन रही है अलायंस की। तेलंगाना में कैसी स्थिति पिछली बार की? तेलंगाना में हम डबल से ज्यादा हो जाएंगे। पिछली बार 4 सीटें थी। तमिलनाडु में इस बार डबल डिजिट टच कर जाएंगे। तमिलनाडु में इस बार बहुत एफर्ट दिखा आप लोगों का, प्रधानमंत्री खुद गए, आप गए वहां पे, पार्टी ने ऐसा लगा कि पूरी ताकत झोंक रखी है। क्या सीट के तौर पे कुछ बड़ा हम लग रहा सीट्स है? जीतेंगे। हम सीट नहीं बोल रहे हैं, हम सीट्स जीतेंगे और हमारा वोट शेयर बहुत बढ़ेगा। वजह क्या? लोगों ने देख लिया डीएमके को, लोगों ने देख लिया कांग्रेस पार्टी को, और लोग मोदी जी के नेतृत्व में कुछ नया चाहते हैं। इसलिए हमको सीट भी मिलेगी और आगे चल करके हमको वोट शेयर हमारा बढ़ेगा। केरल में बहुत बार ऐसा दिखता है और कि साउथ इंडिया का में एक हमको बहुत बड़ी शुरुआत हमारी होगी।
केरल में ऐसा हमेशा दिखता रहा है कि आरएसएस का एक वोट बैंक है, बीजेपी का एक वोट बैंक है वहां पे, लेकिन वो कभी भी इस रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाता कि आप लोग लोकसभा की एक सीट आ पाए। वो गैप कैसे मेंटेन नहीं हो? इस बार मेंटेन हो गया है। इस बार हमारे को सीट आ रही है। इस बार हम भारतीय जनता पार्टी केरल से भी एमपी बनकर आएगा। केरल में उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल। देवेंद्र जी, आपने मेरे से स्पेसिफिक प्रश्न पूछ लेना 4 तारीख को। जम्मू कश्मीर की सर अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक चीज बहुत दिलचस्प दिखी इस बार कि जिस प्रकार से रिकॉर्ड वोटिंग हुआ वहां पर वैली में खासतौर पे, क्या ऐसा लगता है कि हाँ 370 को लेके जो फैसला था जनता को भी समझ में आ गया होगा, जिनको ना समझ में आ रहा हो अगर, कि हाँ वो एक तरह से सर्टिफिकेशन है उस चीज का? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, धारा 370 का उपयोग 2 परिवारों ने बहुत अच्छे तरीके से किया और जम्मू कश्मीर की जनता एक तरीके से कैप्टिव थी। वो उनको एक तरीके से आपने होल्ड में ले लिया था और इस कारण से वो जनता बेचारी बहुत लाचार महसूस कर रही थी और 2 ही परिवार डोमिनेट कर रहे थे और सबको कैप्टिव बना लिया था। आज धारा 370 आने के बाद, धारा 370 हटने के बाद, एब्रोगेट होने के बाद कश्मीर आज मुख्य धारा में शामिल हो गया और कश्मीरियों को पहली बार समझ में आया कि उनका अधिकार क्या होता है। पहली बार उनको समझ में आया कि विकास क्या होता है। पहली बार उनको समझ में आया कि मेन स्ट्रीमिंग क्या होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा जिन लोगों को कभी हाथों में पत्थर दिया जाता था वो आज बैलेट पेपर अपनी उंगली से बटन दबाने के लिए हाथ हो रहे हैं। ये अंतर है। ओवरऑल नंबर्स की अगर सर बात करें तो जो 370 का नारा आप लोगों ने दिया बीजेपी के लिहाज से और एनडीए के लिए 400 के लिहाज से, वो नारा एक अचीव करने के लिहाज से था या एक साइकोलॉजिकल वॉर क्राई था? अचीव करने की दृष्टि से था और हम 4 तारीख को अचीव करके हटेंगे। लग रहा है कि 370 के आसपास बीजेपी रहेगी वहां पे। बिल्कुल, और 400 क्रॉस करेंगे एनडीए। एक चीज पूछे सर कि 2014 2019 इन दोनों चुनाव से अगर 2024 की तुलना अगर करें तो इसमें क्या फर्क नजर आता है, क्या बदलाव नजर आता है? नहीं, देखिए, हर चुनाव अलग अलग ढंग से होता है, अलग अलग मुद्दों पर होता है, लेकिन तीनों चुनाव में एक बात सिमिलरिटी रही है कि प्रो इनकम्बेंसी मोदी जी की रही है और वो इनकम्बेंसी बढ़ती गई है। आज तो देश में जो 2019 में समझने वाले लोग थे उससे ज्यादा 2024 में लोग समझने लगे हैं कि मोदी जरूरी है, मोदी को आना जरूरी है। मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में देश इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इंप्रूव किया है, मोदी जी के नेतृत्व में इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। ये सब चीजें लोगों को समझ में आई हैं, इसलिए ज्यादा मन बना करके लोग वोट कर रहे हैं। अपोजिशन के नेता बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों की जो भाषा है, कई सारे शब्द को उठा के, कई सारे वाक्यों को उठा के, कई सारे स्पीच को उठा के कि ये बौखलाहट की भाषा है और क्योंकि बीजेपी हार रही है इस ऐसे स्पीच का इस्तेमाल। बौखलाहट नहीं, हमें कभी नहीं है बौखलाहट, और कोई ऐसी भाषा भी नहीं है जिसमें बौखलाहट हम लोगों ने दिखाई है। हमने तो सिर्फ उनका जो गंदा चेहरा है वो बताया है। अब गंदा चेहरा के लिए अच्छे शब्द ही मिलते ना, तो कुछ गंदे ही शब्द ढूंढने पड़ते हैं। बार बार ये कहा जाता है कि जांच एजेंसियों के सारे बीजेपी चुनाव लड़ी है। देवेंद्र जी, आपको कोर्ट से कभी राहत मिली? किसी को कोई कोर्ट ने राहत दी? तो ये हजारों करोड़ रुपए तुम्हारे घरों से निकल रहे हैं, ये किसने, ईडी ने जाके रखे हैं वहां पर और तुमने रखने दिए क्या? ये तो ऐसा है, आज तक बताइए दुनिया में कोई भी मुजरिम ने आज तक कहा कि वो मुजरिम है? वो तो हमेशा कहता है कि मैं आई एम इनोसेंट। वो तो जेल जाते जाते तक बोलता है आई एम इनोसेंट। वो तो फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले भी बोलता है कि मैं षड्यंत्र का शिकार हुआ हूं। लेकिन कानून ऐसे चलता नहीं है ना, कानून तो आधारों पर चलता है, कानून तो प्रूफ पर चलता है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को क्राइम के आधार पर बेल तो नहीं दिया ना? क्यों नहीं दिया और क्यों कहा कि 1 तारीख को वापस आ जाना? ये तो एक विशेष रियायत दी गई आपको राजनेता होने के नाते, और कल जाइएगा आप वापस। तो ये क्या बताता है? और इनके सोच का तरीका क्या है कि अगर तुम वोट दोगे तो हम जेल से बाहर रहेंगे, यानी मतलब सत्ता का उपयोग करके कानून को धत्ता दिखाओगे। ऐसे इस तरीके से नेतागिरी चलती है। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ध्यान लगाने गए, उस पर भी अपोजिशन बहुत ऐतराज कर रहा है। ऐसा ना, उनको ये सब चीजों की ना कल्पना है, ये तो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं।
ये तो रिलीजियस टूरिज्म करते हैं। जब चुनाव आता है तो जनेऊ पहन लेते हैं, जब चुनाव आता है तो इनको ये नहीं पता होता जनेऊ इधर से पहनना है या इधर से पहनना है, ये इनको मालूम नहीं है। गोत्र पूछने के लिए किसी और से पूछना पड़ता है कि मेरा गोत्र कौन सा है। तो ऐसे लोग ध्यान लगाने के बारे में क्या बात करेंगे। सनातन पर टिप्पणी होती है और तुम्हारे पूरे परिवार का मुंह चुप होता है, तुम लोगों से एक शब्द बोला नहीं जाता है। तुम क्या जानोगे, ध्यान, धर्म, सनातन, ये सब क्या जानोगे। आपके लिए तो रिलीजियस टूरिज्म है। जब चुनाव आएगा तो घंटी बजाओगे मंदिर में जाकर के और फेरे लोगे। अब ये मालूम नहीं है कि बाएं से लेते हैं या दाएं से लेते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, ये कुछ मालूम नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पॉलिटिक्स को अगर देखें सर, जो वो बोलते हैं, जो वो करते हैं, उसमें पहले की तुलना में अब में जो बदलाव, क्या कोई बदलाव नजर आता है? अगर आता है तो वो कैसा हुआ है? देखिए, बदलाव किस चीज में आ सकता है, प्रेजेंटेशन में आ सकता है, लेकिन बदलाव कंटेंट में नहीं आता ना। कंटेंट तो अंदर से आता है ना। तो वो जो आपकी जो मंडली है, वह मंडली देशद्रोहियों की, राष्ट्र विरोधियों की, फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए ओत-प्रोत लोगों की है। तो उसमें कंटेंट में कहाँ कमी रहेगी। थोड़ा बहुत डिलीवरी इंप्रूव कर सकती है, लेकिन कंटेंट तो वही रहता है। और वो मसाला, वो माल बिकता नहीं है। वो पीपल डोंट बाय दैट। ये राष्ट्रभक्तों का देश है, ये प्रजातंत्र के मूल्यों को रक्षा करने वाला देश है। ये एंटी नेशनल्स के साथ नहीं जाता है। क्योंकि आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अपोजिशन एक जो अफवाह फैलाता है उसको लेकर जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे एक बात कही जा रही है कि हाँ 75 साल का फॉर्मूला बीजेपी में लागू है। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला लागू है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पीएम नहीं रहेंगे, वो अमित शाह जी को बैठा देंगे, ऐसा मंच से कहा जा रहा है, जो कि आमतौर पर ऐसी बातें नहीं कही जाती थी। सच्चाई क्या है? सबसे पहली बात तो यह देवेंद्र जी, आपको मेरे परिवार की बड़ी चिंता हो रही है। आपको मतलब आपको नहीं, इनको बड़ी परिवार की मेरी चिंता हो रही है। इनको मोदी जी से डर क्यों लगता है? भाई, मैंने पहले स्पष्ट शब्दों में मेरा ट्वीट आया है कि ऐसी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है और मोदी जी हमारा नेतृत्व 2024 में भी करेंगे, 2029 में भी करेंगे। एक चीज और कही जाती है कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे। उस अफवाह ऐसा है, इस तरीके से पार्टी चलती नहीं है। और आप ये देखिए, इनके घरों में इनकी पार्टियां ऐसी चलती हैं, इसलिए सोचते हैं हमारी पार्टी भी ऐसी चलती होगी। अब तुमने अपने यहां तो किसी को रहने नहीं दिया, केजरीवाल, जो चैलेंज बना उसको आपने निकाल दिया। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरीके से सोचेगी। भारतीय जनता पार्टी एक एक नेता को हाथ से संभाल करके कदम बर कदम बढ़ाते हुए आगे ले जाती है और वरिष्ठतम नेताओं को पूरे संभाल करके उनका सदुपयोग होता है। इसलिए इस तरीके की ना सोच है हमारी, न इस तरीके का। हाँ, ये मसाला 2 दिन 3 दिन मीडिया में अपने को गर्म रखने के लिए, अब ये बेचारे बिकते नहीं है तो क्या करें, ऐसे ही भाषण दे करके बिकेंगे। ये बिकना शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन ये इनकी मार्केट में यही टर्मिनोलॉजी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। 4 जून को सर अगर नतीजे आप लोगों के पक्ष में आते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं, अगर नहीं आएंगे ही, हाँ, तो नई सरकार की रूपरेखा अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं जानना चाहूंगी, क्या कैसा रहेगा मंत्रिमंडल? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी ही तय करेंगे कि अगली रूपरेखा क्या होगी। हम लोग उसमें सहयोग करेंगे कि प्रेरोगेटिव प्रधानमंत्री जी का है, हमें उसमें सहयोग करना है। सांगठनिक ढांचे को आपने अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा युवा बनाया है, क्या इस बार का जो सरकार का मंत्रिमंडल होगा ऐसा ही दिख सकता है? ऐसा है, प्रधानमंत्री मोदी जी नया प्रयोग हमेशा करते रहते हैं। हर मंत्रिमंडल में आपने देखा होगा, बल्कि बीच में भी अगर कोई फेरबदल हुआ है तो उसमें भी नए प्रयोग हुए हैं। तो वह तो मोदी जी जरूर हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन ये इसका अधिकार और इसकी सोचने की बात ये प्रधानमंत्री जी की है। वो जैसा कहेंगे उसको हम पूरा करेंगे। आखिर में एक सवाल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ दिखेंगे? अभी संगठन में ही दिखेंगे या सरकार में दिख सकते हैं? ऐसा है, मैं जहां भी हूं बहुत खुश हूं और मुझे कोई ये दोनों भी ना हो तो भी मैं खुश हूं। इसलिए पार्टी को तय करना है, हमारे वरिष्ठ नेता लोगों को तय करना है, वो जो भी तय करेंगे। लेकिन हाँ, मैं जब सरकार में भी था तो सबसे ज्यादा पार्टी के काम में मैं लगा रहता था, तो आगे भी मेरी रुचि पार्टी में है। अध्यक्ष कोई परमानेंट तो रहता नहीं है, जिम्मेवारी तो किसी हमारे नए साथी को मिलेगी, तो हम उसका पूरा सहयोग करेंगे, पूरी ताकत से लगेंगे। आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा मैं पद से अध्यक्ष से हटूंगा।
जिम्मेवारी और सहयोग करने में कहीं पीछे नहीं रहूंगा। सर, आपने इंडिया टीवी को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और 4 जून के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद देवेंद्र जी, आपकी शुभकामनाओं से आगे हम अच्छा जरूर सफल होंगे।